राउडी राठौड़, क्या लगता है? क्रिस, मनीष, क्या? शीतल। हाँ, तू नाम चेंज कर यार अपना, कुछ गरम वरम कर। तुम्हारा क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण मिश्रा। गौड़ एक ही बात है, मिश्रा और गौड़ तो एक ही बात। अच्छा एक है ना। अच्छा इनको आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अरे रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इस बच्ची का नाम बताया था कि कृतिका के नंबर अच्छे नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा पढ़ा कर। तुम्हारा अच्छे नंबर है, काफी अच्छे नंबर। अच्छा एक, कल अपन ने ओडीआर लिखा था ना, ओडीआर। अच्छा उसमें वैल्यू लिखी ना, उस वैल्यू के पीछे एक और ऐड कर लेना। जैसे कि मान लो आपने लिखा नॉर्मल ओडीआर होती है, जैसे पी के लिए एसेंशियल ओडीआर जो है वो आपने लिखी 39.1, 39.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8, ये वाला आप सबके पीछे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? 10 की पावर -8 अपन कल फास्ट फास्ट पढ़ रहे थे तो ये अपन ऐड नहीं किया था। हर वैल्यू के पीछे 10 की पावर -8, हर वैल्यू के पीछे 10 की पावर -8 ऐड कर लीजिएगा। 10 की पावर -8 ऐड कर लीजिएगा हर वैल्यू के पीछे, ठीक है? अच्छा वो अपन को बहुत जल्दी याद आ गया, क्योंकि ये समय रहते हुए नहीं याद आता तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ते आ जाती दिमाग में, ठीक है? कल मैं जाके तुम्हारा वीडियो वापस देखता था, ये अच्छी आदत है मेरी, मैं पढ़ाने के बाद मेरे वीडियो में वापस देखता रहता हूँ, इससे व्यू भी ज्यादा आते हैं, इनका भी टाइम और ज्यादा बढ़ता है, और मेरा भी वापस रिवीजन हो जाता है कि मैंने क्या बोला है क्लास में, क्या गलत तो नहीं बोला, ठीक है? कल वाली बात समझ में आई थी आपको? स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, टेंशन मत लीजिए, आज वापस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपने कहां तक लिखा कल टेम्परेचर में? हीट कैपेसिटी तक लिखा। अब अपन ये समझते हैं कि हीट क्या है, तो लिखिए हीट। आज अपन आपको पक्का से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियल में हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो पहले अपन हीट समझते हैं, हीट क्या होती है, ऊष्मा होती क्या है। तो हीट एक्चुअल में है क्या? हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है। अच्छा इस एनर्जी को अपन सेंसिबल भी होती है, अपन छू के पता भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई सबस्टांस है या कोई भी मेट सरफेस है वो गर्म है, तो अपन को हाथ लगाओगे पता चल जाएगा। अच्छा कुछ अपन इस जैसे टच करेंगे ना अपन को सेंसिबल लगेगा, कुछ सेंस आएंगे और अपन को लगेगा हाँ यार गर्म है। या कोई ठंडी चीज है तो उसकी भी हीट अपन को पता चलेगा, अच्छा ये बहुत ज्यादा ठंडी है। तो हीट होती क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हीट एक्चुअली होती है काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी? और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे का। अच्छा इसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल्स होंगे, आयरन एटम्स होंगे। जब इसको अपन हीट देंगे या गर्म करेंगे तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। और जब ये वाइब्रेट होंगे तब ये क्या करेंगे? कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो जो एनर्जी है वही क्या है? हीट है। तो हीट एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना ज्यादा मोशन होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, उतनी ज्यादा वो ज्यादा गर्म होगी। और इसीलिए जो जितनी ज्यादा गर्म होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल का मोशन भी बहुत ज्यादा होता है। आप सिंपल सा समझिए, ठंडा पानी है, शांत सा पड़ा है, और आप उसको कहीं गैस स्टोव पे रख दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर लगेगा, गुलगुल गुलगुल बुलबुले निकलने शुरू होंगे, उसमें उबलना शुरू होगा और वो बहुत ज्यादा मूव करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ती है, काइनेटिक मोशन बढ़ता है, उसका वाइब्रेशन बढ़ता है। तो एक्चुअली हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? जो कैसे पता चलती है? कोई सबस्टांस कितना वाइब्रेट हो रहा है, कितना, जिसमें जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? वाइब्रेट होगा। तो लिखिए हीट में इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। अच्छा इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन?
तो हीट क्या होती है? हीट इज ए काइनेटिक एनर्जी ओके। तो ये क्या होती है? हीट। हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन या वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सबस्टेंस। जैसे वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जितने जितने वाइब्रेट होंगे, जितना ज्यादा उनमें रैंडम मोशन होगा, जैसे जैसे वो आपस में टकराएंगे, हीट इतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और जितने ज्यादा शांत बैठे रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी, हीट उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और इसीलिए जब अपन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को बहुत ज्यादा देर तक गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? और जब अपन लिक्विड को बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लिक्विड की उसके कंपेयर में क्या होती है? कम होती है। और इसीलिए हीट देने पर जो सबस्टेंस है वो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग से वेपोराइज हो जाता है। और जैसे हीट कम करेंगे तो वेपोराइज फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड। ये तो समझ में आ गया। हीट क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है एनी मॉलिक्यूल की, जो उसका रैंडम मोशन बताता है या वाइब्रेशन बताता है। हीट को जिसमें मेजर करते हैं वो उसका टेम्परेचर। जैसे कि बहुत ज्यादा कोई पानी उबल रहा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, और वो अपन कितना वाइब्रेशन है उसको मेजर करेंगे, वो किस में आएगा? टेम्परेचर में। तो मेजर ऑफ हीट क्या है? टेम्परेचर। मेजर ऑफ हीट इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट या केल्विन, या डिग्री आर भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हीट को किस में मेजर करेंगे? हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी और जूल्स। कैलोरीज में मेजर करते हैं अपन हीट को, कि कितनी कैलोरी हीट है और कितना जूल्स हीट है। ये लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए इसकी। समझ में आई ना पक्की बात? जितना ज्यादा किसी सबस्टेंस का हीट बढ़ेगा वो उतनी ही ज्यादा क्या होगा? वाइब्रेशन में जाएगा, और जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उसकी हीट उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब सही बात है क्या ये? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। हीट जितनी ज्यादा बढ़ेगी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा, हीट जितनी कम होगी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कम, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कम, हीट भी कम। और इसीलिए ठंडा पानी शांत होता है, लेकिन गर्म पानी अशांत होता है, शांत नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? अब हेडिंग लगाई टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हीट। तो लिखिए टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हीट। और किस में मेजर करते हैं?
यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। आज रोहित मीणा आया है क्या? रोहित मीणा कितने नंबर आ रहे? अच्छा, तुमने जेआरएफ का एग्जाम दिया था, पीजी का क्यों नहीं भरा फॉर्म? अरे पीजी का आ जाइए आंसर की। आईसीआर पीजी का एग्जाम दिया था जेआरएफ का, कौन से सब्जेक्ट से? देखा आंसर की? आज कर लेना डाउनलोड और मैच करना, पेपर डाउनलोड करके रख लेना, अगले साल काम आएगा, तो मिलते नहीं है पेपर फिर। ठीक है, कहाँ से करोगे डाउनलोड? आईसीआर एनटीए की साइट से। ठीक है, अच्छा तुमने, अच्छा तुम तो क्या दोगे अभी तक? आप दोगे इस बार तो शायद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हो ना? फोर्थ ईयर हो ना? इस बार देना है। आईसीआर पीजी की आज आंसर की आई है। ठीक है, हाँ एक दिन अपन है ना ऐसे ही एसआरएफ का और जेआरएफ का पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम कर पाते हो नहीं पाते, ऐसे मजे मजे के लिए। ठीक है, आंसर की लाएंगे अपन साथ में और देखेंगे कि कैसे आंसर क्वेश्चन आते हैं और कैसे आंसर आते हैं। तुम कर पाते हो, जिस दिन अपना सिलेबस हो जाएगा ना उस दिन अपन 3-4 पेपर ऐसे सॉल्व करेंगे, पेपर लेके आएंगे पूरा का पूरा और यहाँ पेपर इसमें डाल देंगे, अपन अपलोड कर देंगे और फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे कि अपन कितना सॉल्व कर पाते हैं। यदि अपन 50% से ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं फिर तो अपन पीजी का कोई सा भी एग्जाम फाइट कर लेंगे राजस्थान का, और यदि नहीं कर पा रहे तो फिर अपन वापस पढ़ेंगे एक साल। ठीक है, और आई विल मतलब आई थिंक आई होप कि आप कर लोगे, 50% से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। ठीक है, 50% अपना लेना है, अपना लास्ट टारगेट 50 है। 50% से अबोव, अच्छा 50% से अबोव से पता क्या होता है? जेआरएफ लग जाती है बच्चे की। ठीक है, 12,000 रुपए सरकार दे देती है 50% से ही। तो यदि हो जाएगा तो अपन फॉर्म भरेंगे फिर सब सब्जेक्ट से। एग्रो से भरने वाले एग्रो से हेल्प करती है सोइल भी, और बाकी सोइल से भरने वाले सोइल से, और बाकी और सब्जेक्ट है बहुत सारे। आप जब जब पढ़ेंगे ना इंटरेस्ट जगता रहेगा आपका। आपको एंटो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा अब मुझे बताइए, स्पेसिफिक हीट कल समझ में आ गई थी? मैं आपको आज वापस डिफाइन कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट मीन हीट रिक्वायर्ड टू राइज a degree Celsius या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सबस्टांस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर है वो स्पेसिफिक हीट है। क्या होगी इसकी यूनिट? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टाइम कहां बताया था मैंने उसको? टाइम से क्या मतलब, समय कितना लग रहा है वो नहीं है अपना। अच्छा पर यूनिट टाइम नहीं लिखवाया अपन इसमें, पर यूनिट टाइम आते ही फिर आ जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सबस्टांस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी है? कैलोरी मीन हीट, तो हीट रिक्वायर्ड फॉर राइज ए टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस टू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी टोटल सबस्टांस की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, वो होगी हीट कैपेसिटी। अच्छा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू वेट या मास। सही है, यही होती है हीट कैपेसिटी। और यदि अपन बात करें स्पेसिफिक हीट की तो वो क्या हो जाएगी? ये दोनों लिख रखा है आपने, लिखा था कल? लिख लीजिए, दोनों लिख लो आप। सर आईसीआरपीजी और जेएटपीजी में डिफरेंस बताओ। जेट और आईसीआर में डिफरेंस पता होगा ना? देखो राजस्थान गवर्नमेंट जो एग्जाम कराती है वो जेएटपीजी है, प्री पीजी बोलते हैं जिसको, और आईसीआरपीजी जो एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट करवाती है आईसीआर के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। आईसीआर से आपको पूरे इंडिया की कोई सी भी कॉलेज मिल सकती है, लेकिन जेट प्री पीजी से आपको सिर्फ राजस्थान की कॉलेज मिलेगी। जेट पीजी आपको 0% स्टाइपेंड या पे स्कॉलरशिप देता है, लेकिन आईसीआरपीजी आपको यदि नॉर्मल से नॉर्मल रैंक लग गया, आपको कॉलेज मिलता है तो 5,000 पर मंथ तो एक स्कॉलरशिप है, और आपकी अच्छी रैंक लगती है तो 13,000 पर मंथ आपकी स्कॉलरशिप है। 2 टाइप की स्कॉलरशिप पर मंथ। ठीक है, 2 टाइप की स्कॉलरशिप है। यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो 5,000, और आपकी अच्छी रैंक लग के कॉलेज मिलता है तो 13,000। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब 13,000 आते हैं।
बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं एंजॉय कर चुका हूँ। ठीक है, बीएचयू के दिन बहुत अच्छे कटे थे मेरे, क्योंकि हर मंथ मेरे 13,000 ऐड हो रहे थे, दिन के 400 समथिंग कुछ रुपए आते हैं। मैंने ये भी देख रखा था, मैं 200 रुपए खर्च करता, 200 रुपए बचाता, 200 रुपए तक खर्च होते, मैं टेंशन नहीं लेता दिन के। अरे यार क्या है, स्कॉलरशिप आ रही है, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है। और फ्री के पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्री मतलब थोड़े से टाइम की मेहनत और 2 साल का मजे, 2 साल का टाइम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आईसीआरपीजी। आईसीआरपीजी इज मोर मच बेनिफिशियल देन रेट पीजी। अच्छा, इसमें और क्या फायदा है आपको, आप यहां से बाहर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा अपना कंपटीशन एरिया क्या है। दूसरी बात, आप किसी सब्जेक्ट से तैयारी करोगे तो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। तीसरी बात, जब आप राजस्थान से बाहर जाओगे तो आपका स्कोर कार्ड भी सुधरेगा। जब यहाँ इंटरव्यू होता है ना, देखते अच्छा राजस्थान के बाहर से डिग्री कर रखी है, इसका मतलब बच्चे ने आईसीआर तैयारी वगैरह अच्छी कर रखी है। तो आई थिंक देना चाहिए। अच्छा, देना तो चाहिए एटलीस्ट, फॉर्म तो सबको भरना चाहिए। सबसे सस्ता फॉर्म है यहाँ, आप 2800 रुपये 3400 रुपये देते हो फॉर्म के, 1500 रुपये मिनिमम फीस है किसी भी कैटेगरी की, और यहाँ पे आप 1000 रुपये में फॉर्म भर लोगे। तो सस्ता है फॉर्म, अच्छा होता है एग्जाम, नॉलेज बढ़ता है। लिख लिया? ओके, अब हेडिंग लगाइए थर्मल कंडक्टिविटी। क्या हेडिंग लगाएंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? अच्छा, कंडक्टिविटी तो पता होगा ना, कंडक्शन मतलब चलना। एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से कितना टेम्परेचर है, कितना हीट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए या आज, अच्छा आपने देखा होगा ना, जब सुबह होती है तो सबसे ज्यादा गर्म कौन है? सन। ठीक है, लेकिन सनलाइट से अपने यहां तक गर्मी बढ़ते 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 समय लगता है। इसका मतलब एक यूनिट टाइम लगता है गर्मी बढ़ने में। अच्छा, आपने कभी रोटी बनाई है, खाना? अच्छा, खाना बनाने में चिमटा यूज लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपने 15 मिनट तक रोटी को उल्टा पलटा है, तब तक चिमटे का लास्ट कॉर्नर गर्म नहीं होता। लेकिन आप घंटे भर से रोटी बना रहे हैं तो चिमटा गर्म हो जाता है, आपको किसी कपड़े की सहायता से वो चिमटा पकड़ना पड़ता है। देखा होगा ना आपने। अच्छा, आप देखते हैं कढ़ाई आपने जैसे ही रखी है किसी गैस स्टोव पे, तो जैसे ही कढ़ाई रखते हैं तब गर्म नहीं होते उसके जो हैंडल होते हैं पकड़ने वाले, लेकिन जैसे जैसे गर्म होती है सब्जी आधी पक जाती है, फिर आप बिना किसी सहायता से उस हैंडल को नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब एक यूनिट टाइम लगा है कि जब पेंदे के गर्म हुआ, पेंदे वाला जो एरिया गर्म हुआ, वहां से हीट को बढ़ने में कुछ टाइम लगा है। तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। कुल मिला के यहां पे अपनी सोइल गर्म है, तो इस सोइल को यहां तक या यहां तक गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसका क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसमें एक और बात देखते हैं कि जो हीट फ्लो हुई है वो किस टेम्परेचर ग्रेडियंट पे हुई है। कि यहां का टेम्परेचर कितना है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, और यहां तक हीट फ्लो हो गई, और यहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ही है, तो मतलब आधी ही हीट फ्लो हो पाई। तो यहां पे अपन टेम्परेचर भी देखते हैं। तो इसका पूरी डेफिनेशन क्या बन गई? फ्लो ऑफ हीट या हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ सोइल पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया है, ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी? ठीक है, समझिएगा, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, लाइक यहां अपना कोई जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से हीट, अच्छा ये हायर टेम्परेचर है, यहां पे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो लोअर टेम्परेचर है, और हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर तक जाएगा। तो यहां से यहां की तरफ गर्म होगा। तो पर यूनिट एरिया को पर यूनिट टाइम में, मान लीजिए 1 मिनट में
1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के लिए कितना हीट फ्लो हुआ है, कितना कैलोरी फ्लो हुई है, वो क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। पहले देखो, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। इसका टेम्परेचर है 25, इसका है 0। तो यहां से 25 का जो हीट है वो 1 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां से यहां आने तक कितनी हीट फ्लो हुई है, वो उसका क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है? मेरा ये हैंड है, यहां जो मैं मुट्ठी है इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और यहां है 0। यहां से 1 डिग्री सेल्सियस को फ्लो होने के लिए, मतलब यहां 25 से यहां 1 होने के लिए कितनी हीट आई है 1 मिनट टाइम में, वो उसका थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी। आगे बात समझ में? थर्मल कंडक्टिविटी लिख दिया था ना आपने? अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी होगी ना, वो कभी भी कौन सा सोर्स है टेम्परेचर का या हीट का, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? मान लीजिए उसको फिक्स कर लिया ना, यहाँ पे सोर्स भले कोई सा भी है, यदि ये 25 डिग्री सेल्सियस गर्म है टेम्परेचर है, तो यहां से हीट कितनी देर में जाएगी, ये कभी भी सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन मेरे हाथ पे डिपेंड करेगी। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी आप इतनी लंबी ले रखे, वहां से गर्म होके यहां गर्म होने में बहुत समय लगेगा, जलेगी तब तक गर्म होगी। लेकिन लोहा है, बहुत जल्दी गर्म हो जाए। और मान लीजिए वायर है, तो वो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ रहे ना? तो हर एक मैटर पर डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी, कभी सोर्स पर डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मैटर, और अपना मैटर कौन है? सोइल। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सोइल प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? अब सही आ रहा है क्या पारुल? ऑडियो वीडियो दोनों सही नहीं आ रहे और बच्चे भी वापस भाग गए यार। एक बार बताना, ऑडियो वीडियो वापस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी को लैम्डा से, सिंबल है इसका लैम्डा, लैम्डा से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है? ठीक है, सोयल की प्रॉपर्टी नहीं आ रही अभी तक। इनको आवाज नहीं आ रही यार, बच्चे छोड़ के भाग गए क्लास हैं। 2 मिनट वेट करते हैं। अच्छा, एक बार ये 7 बच्चे हैं, सभी आप सभी के नहीं आ रही या 1-2 के नहीं आ रही? अच्छा, अब जब मैं बोलूंगा इनको पता कैसे चलेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं? आ रही है क्या आवाज? अच्छा, कब से नहीं चल रही सही से? कब से नहीं चल रही? क्या दिक्कत हो सकती है भाई? सही लग रहा है कैमरा, फिट एंड फाइन। अच्छा, ये समझ में आया आपको? ये वाला समझ में आ गया? अच्छा, जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ेगी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों? समझिएगा। जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल्स है, अब यहां का पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किस दिशा में होगी? हायर टू लोअर। ओके, हायर टू लोअर होगी।
अच्छा, यहां से यहां जब टेम्परेचर मतलब हीट फ्लो होगी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में, तब यदि यहाँ पे गैप ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो बीच में क्या आती है? एयर। और एयर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कम नहीं होती। सॉलिड पार्टिकल्स आप देखिए, एयर की 0.24 है और सॉलिड पार्टिकल्स की 0.18 है। मैंने ऐसे किया तो बोले कम, 0.18 है। इसका मतलब पार्टिकल्स इजीली गर्म हो जाएंगे, लेकिन एयर इजीली गर्म, तो यहां गर्म होने के लिए कम समय किसको चाहिए? पार्टिकल्स को। तो पार्टिकल्स इजीली हीट हो जाएंगे, तो ये फ्लो ज्यादा होगा ना। इसलिए जैसे जैसे पोरोसिटी इंक्रीज होती है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, पोरोसिटी सबसे ज्यादा किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की। उससे ज्यादा, उससे कम सॉरी क्ले की, उससे कम सिल्ट की, और सबसे कम हाँ लॉम या फिर, अच्छा सिल्ट आप लिखो ही मत, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लॉम में लिखो सीधा। इससे कम लॉम की और सबसे कम सैंड। ये क्या है? ये है पोरोसिटी। ये क्या है? अच्छा, पोरोसिटी ज्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सैंड की, फिर उससे कम और सबसे कम क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। लिख लीजिए। अब लिखिए, मैं आ रहा हूं वापस है। नहीं है नवीन सर? सर नहीं है क्या? ओके, लिख दिया? समझ में आया ना? पोरोसिटी इंक्रीज होती है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी? सैंड की, फिर लॉम की, फिर क्ले की, और सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर की। तो क्वेश्चन आएगा भी कि थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसकी होती है? तो किसकी होती है? सैंड की होती है। और इसीलिए सैंडी सोइल बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और क्ले सोइल बहुत जल्दी गर्म नहीं होती। आपने चल के भी देखे होंगे नंगे पैर, जैसलमेर में जाइएगा, दिन की 10 बजे, सुबह की 10 बजे सोइल गर्म, कोई नंगे पैर, और अपने यहाँ पे 11-12 बजे तक भी नॉर्मल रहती है, आप आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, सैंड की स्पेसिफिक हीट क्या है? कम है। क्या है? तो बच्चे भी 15 थे, 4 हो गए, ये बोल रहे आवाज प्रॉब्लम हो रही। क्या हो गया है? अच्छा, अब आ रही आवाज? अब आपने वापस शुरू किया ना? क्लास वापस शुरू हुई? अच्छा, रिफ्रेश। ओके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी? सैंड की, और सबसे कम किसकी? ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर इजीली गर्म भी नहीं होते और इजीली फ्लो भी नहीं होती उसमें। थर्मल कंडक्टिविटी, पोरोसिटी उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, आगे लिखिए थर्मल कंडक्टिविटी के बाद। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, क्यों? पर यूनिट एरिया, और एरिया किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। कितना हीट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है।
ठीक है, आगे हेडिंग लगाइए, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, ये स्क्वायर हटाइए यहाँ से, पर सेंटीमीटर और पर मीटर। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ ऐसा है क्यों। है तो एरिया, लेकिन जब अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ मापते हैं अपन सेंटीमीटर या फिर मीटर में। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि यहां से यहां तक, तो इस एरिया से या इस लेंथ से इस लेंथ तक टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, वो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, यहां पे अपन डिग्री सेल्सियस से क्यों लिया, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, और लेंथ किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए यहां पे सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा। ओके, ये यूनिट लिख लीजिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है एरिया, कंफ्यूज मत होना, लेंथ नहीं है इसके अंदर, है एरिया। लेकिन यहां पे अपन लेते क्या है, किसकी वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। ओके, ये लेंथ नहीं है, और ना थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ को बताती है, वो एरिया को बताती है। लेकिन यहां पे लेंथ, एक जो डायमेंशन है वो एक डायमेंशन से कट हो गया, क्योंकि ये नीचे आ रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला डायमेंशन। ओके, आगे लिखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी। अच्छा, ये क्या होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो लिखिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसकी यूनिट लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब यदि क्वेश्चन आ जाए थर्मल डिफ्यूजिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा डिफ्यूजिविटी होगी, लेकिन जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी डिफ्यूजिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुल मिला के डिफ्यूजिविटी होती क्या है, कि जो थर्मल कंडक्शन है या जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो कितनी डिफ्यूज हो रही है, कितनी फैल रही है, कितनी फैलेगी, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जितनी कंडक्ट सैंड में ज्यादा फैलेगी, लेकिन जितनी कम उसकी हीट कैपेसिटी होगी। मतलब वाटर को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सैंड को टाइम ज्यादा, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी, लेकिन सैंड की हीट कैपेसिटी, यही होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। एक सेकेंड टाइम में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर तक एरिया कवर कर दिया हीट ने, वो होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थर्मल कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, और वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
हीट कैपेसिटी से। अब आपस हीट कैपेसिटी देखिए, स्पेसिफिक हीट देखिए, स्पेसिफिक हीट देखिए। अच्छा, इसमें आपने सैंड की हीट लिख रखी है, स्पेसिफिक हीट कितनी लिख रही है 0.18, और आपने वाटर की लिख रखी है 1। इसका मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी किसकी ज्यादा है, सैंड की, सोइल की, और कम किसकी है, वाटर। अब देखो कुल मिला के अच्छा एक है, मान लीजिए ये मैं हूं और ये कोई मेरे जैसा ही कोई पार्टिकल है। अब मुझे इस मेरा हीट जो है इसको फ्लो करना है, ठीक है, मैं एक सबस्टांस हूं, इसको सबस्टांस है। अब मेरी जो हीट कैपेसिटी है, मुझे गर्म होने में या मुझे हीट होने में, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होने में ज्यादा हीट चाहिए, तो मैं गर्म होऊंगा पहले, फिर मेरे जितनी जितनी एनर्जी इसको दूंगा तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना, तो डिफ्यूजिविटी क्या हो गई, लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। लेकिन अब मैं हूं और मैं इजीली गर्म हो जाता हूं, इजीली मेरे में हीट इंक्रीज हो जाती है, तो मेरे बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ, और मैंने इसकी भी हीट बहुत जल्दी इंक्रीज, ये भी आगे और बहुत जल्दी ज्यादा कर लेगा। आगे बात समझ, तो डिफ्यूजिविटी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो। ओके, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसकी होती है, लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और इनडायरेक्टली या इनवर्सली टू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बोलो या स्पेसिफिक हीट बोलो, एक ही बात है, एक ही तो बात है। टोटल अपन सबस्टांस नहीं लेके 1 ग्राम ले लेंगे तो वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। आगे समझ में। अच्छा, अब तक आपको एक भी ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि एक जैसा दिखता है, लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन और उसका यूनिट, डेफिनेशन और यूनिट, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। और 2-3 मैंने जो लिखा है डाटा वो भी स्पेसिफिक हीट के, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, वो ध्यान रखिएगा, सैंड की। आप इमेजिन कीजिए, हर बात आप देख चुके हैं, जैसे कि आप सैंड में ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों गर्म होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम होती है, जितनी कम स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, और जितनी स्पेसिफिक हीट कम उतनी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी ज्यादा। इसलिए सैंड बहुत अंदर तक गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन क्ले बहुत अंदर तक गर्म नहीं होती। ओके, क्योंकि उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, आपने देखा होगा सैंड आप थोड़ा सा खोदेंगे अंदर से थोड़ी गर्म निकलेगी, लेकिन वाटर की एक आप लेयर हटा लीजिए, नीचे आपको ठंडा मिलेगा, यदि ऊपर से गर्म हो रहा है, समझ रहा। और नीचे, अच्छा आपने रोड से पानी गर्म किया है, इलेक्ट्रिक रोड से, जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है, उसके आसपास का रीजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा दूर पे हाथ लगाइए, बंद करके स्विच, हाथ लगाएंगे ना, तो आपको वहां पे पानी ठंडा मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा इनिशियल स्टेज में। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा। लेकिन आप क्या कीजिए, सैंड को गर्म कीजिए, सैंड बहुत इजीली गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है, इसलिए डिफ्यूजिविटी क्या होगी, ज्यादा। ओके, लिख दिया। अब हेडिंग लगी एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, कितनी रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, बिल्कुल सही है, कोई लाइट किसी पे गिरे और वो वापस कितनी रिफ्लेक्ट हो, तो रेशियो ऑफ इंसिडेंटल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो। ओके, यही होगा, रेशियो बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंटल लाइट। ये तो आप ऐसे याद कर लोगे, अभी बताता हूं, थोड़ा सा आप अपनी सद्बुद्धि सविवेक काम लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट आ रही है,
जितनी लाइट आ रही है मान लो 1 आ रही है, कितना आ रहा है? अब कुछ लाइट तो ये एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना, कुछ तो वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो गर्म होगा, और जितना गर्म होगा उतने, इसका मतलब जितनी ज्यादा गर्म की उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किए, लेकिन कुछ को वो क्या करेगा वापस रिफ्लेक्ट। रेशियो बिटवीन इंसिडेंटल एंड रिफ्लेक्टेड इज नोन एज एल्बिडो। मतलब टोटल आई में से कितनी रिफ्लेक्ट की है, ऊपर रिफ्लेक्ट लिखेंगे नीचे इंसिडेंटल। मान लीजिए आप क्या कर ली, इसने रिफ्लेक्ट कर ली, क्या कर ली, रिफ्लेक्ट कर ली, तो ये कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 0.5 हो गया, तो इसका एल्बिडो कितना हो गया 0. अच्छा, इस 0.5 से अपन को दो बातें पता चल रही है कि जितनी लाइट टोटल आई उसकी 0.5 मतलब 50% तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन 50 इसने एब्जॉर्ब भी की। अच्छा, किसी का 0.7 आ रहा है, इसका मीन क्या है एल्बिडो, कि 0.7 तो क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन 0.3 क्या कर ली उसने, एब्जॉर्ब कर ली। मतलब जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो उतना एल्बिडो उसका ज्यादा होगा, क्या होगा, और जितना कम रिफ्लेक्ट होगी, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतना उसका एल्बिडो क्या होगी, कम। आई बात समझ में? और एल्बिडो का रेंज क्या हो सकता है, 0 to 1, या तो जितनी आई वो टोटल रिफ्लेक्ट कर दी तो 1, 1/1 1, या जितनी आई कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं की, मतलब 0/1 0, 0/1 0, तो कहां से कहां तक हो सकती है 0. एल्बिडो it is the ratio of reflected and incidental light और रेडिएशन। कितनी रेडिएशन आई और उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हुई, ये उसका क्या होता है, एल्बिडो होता है। ये लिखने के बाद ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, क्यों होगी यूनिट, ऊपर भी लाइट है नीचे भी लाइट है, लाइट से लाइट कट गया, और रेशियो है, रेशियो का कोई भी होता है क्या, कुछ नहीं, तो रेशियो आपस में कट हो गए। लिख लीजिए, ऊपर और नीचे यदि रेशियो में सेम आपका कैरेक्टर है या सेम आपका कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपस में लीड हो जाएगी। जैसे कि मीटर और मीटर का रेशियो होगा, तो रेशियो कभी आएगा क्या उसका यूनिट, नहीं आएगा, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका भी कोई, ऊपर भी लाइट है और नीचे भी लाइट है, ऊपर तो रिफ्लेक्टेड और नीचे इंसिडेंट था, तो इसका कोई यूनिट नहीं। लिख दिया ये वाला फॉर्मूला, तुमने लिख लिया। और इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 to 1। देखो यदि अपन रेंज की बात करें तो 0 to 1 है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपके परसेंटेज में दे रखी है। परसेंटेज मीन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। एल्बिडो में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बुक्स में कर रखा है। जैसे कि आप देखेंगे अर्थ सरफेस का 36% है, तो उसका मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद है एल्बिडो। अभी मैं समझाऊंगा। तो ये लिख लीजिए, रेंज होती है 0 to 1, लिख दिया। अब समझिएगा, समझना, एकदम ब्लैक बॉडी है, एकदम ब्लैक। अच्छा, आपने गर्मियों में कभी काले कपड़े पहने क्या, तो गर्मी ज्यादा लगी या कम, क्यों लगी, क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। इसका मतलब एल्बिडो ब्लैक का क्या होता है, क्या होगा, जितना ज्यादा है आएगा उतना एब्जॉर्ब कर लेगा। इंसिडेंट, इंसिडेंट जितनी हुई उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट, ब्लैक रिफ्लेक्ट, इसलिए इसका टेम्परेचर। अच्छा, व्हाइट, अच्छा आपने कभी आप जाने का मौका नहीं बना, लेकिन पढ़ा तो होगा अंटार्कटिक जो है ना, अंटार्कटिक वगैरह, या फिर जहां पे अपने यहाँ पूरा का पूरा बर्फ वाला स्नो रीजन है, जैसे कि हिमालय वगैरह में, हिमालय में आप बिना काले ऐनक के नहीं जा सकते, ठीक है। जो आपका ऐनक आता है एकदम काले रंग का स्पेक्स, वो पहन के जाना पड़ता है आपको। क्यों, क्योंकि जैसे ही सनलाइट वहां रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है, टोटली वापस रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि व्हाइट है स्नो, और जितनी ज्यादा आएगी। अच्छा, आपने देखा होगा जब ये बंदे जाते हैं अंटार्कटिक महासागर वगैरह में, या फिर उस महाद्वीप वगैरह में जहां पे बर्फ है, पूरी स्नो है, स्नो रीजन में, वहां साइंटिस्ट हमेशा स्पेक पहन के जाते हैं। पहले पहले नहीं जाते थे, बहुत सारे लोग अंधे हो गए। क्यों, क्योंकि जितनी लाइट आई उतनी वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट।
मतलब लाइट, अच्छा इसलिए ना, हाँ आंखें उतने सहन टॉलरेट नहीं कर पाती और अपन क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितना ज्यादा व्हाइट सरफेस होगा उतना ज्यादा इंसिडेंट, जितनी लाइट होगी उतना रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ब्लैक सरफेस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। इसका मतलब जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा एल्बिडो उतना कम होगा। एल्बिडो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, albedo is inversely proportional to absorbance। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी एल्बिडो उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी एल्बिडो उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ ब्लैक बॉडी का एल्बिडो कितना होगा, 0, क्योंकि बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। स्नो का 1 नहीं हो सकता, 0.75 से 0.95। अच्छा स्नो एब्सोल्यूट व्हाइट थोड़ी है, एकदम सफेद थोड़ी है, ठीक एकदम सफेद होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट व्हाइट सरफेस, और इसका होता है 1। लिख लीजिए। अब बहुत सारी बुक्स में आपके यहाँ पे अर्थ सरफेस 36% लिखा है, 75 से 95% लिखा है, 0% लिखा है और 100% लिखा है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात। लिख दिया? ठीक है, अच्छा अब आप बताएंगे, आप अरे हाँ, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से सोइल का एल्बिडो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, डार्क कलर बढ़ेगा, ब्लैक कलर बढ़ेगा, ब्लैक कलर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो एल्बिडो कम हो जाएगा। सोच विचार के आंसर दीजिए। अजयवन, शीतल, अच्छा तो वो वाली शीतल है, बताए चुपके चुपके वाली, चुपके चुपके में नहीं, चुप चुपके या चुपके चुपके, वो शाहिद कपूर वाली मूवी है ना, जिसमें वो होता है बांडिया, चुपके चुपके, चुप चुप के, उसमें बोलते ना अब शीतल आएगी तुमसे लड़ने, बांडिया बोलता मैं लड़ूंगा, ठीक है, फिर शीतल को देखते ये शीतल है। नहीं होता उसमें, अरे मालिक मैं लड़ूंगा मैं, और मालिक को जाता है, फिर वो शीतल आती है, शीतल, तो फिर पहले एक लड़की एंट्री होती है, वो तो खुश हो जाता है अरे लड़की के साथ मिलेगा लड़ने को, फिर वो आता है पीछे से शीतल, जो पटक पटक के मारता है? तो शीतल खड़ी हो, खड़ा हो, ठीक है। अब मुझे बता, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा सोइल में वैसे एल्बिडो घटेगा या बढ़ेगा? सोच ले एक बार, एक गीली मिट्टी है एक सूखी मिट्टी है, डार्क रंग किसका हुआ, डार्क कलर किसका हुआ, गीली का, तो क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, समझ में आ गया ना? ड्राई सोइल कैसी होती है, लाइट कलर की होती है, जैसे ही थोड़ा सा पानी मिलाएंगे कलर कैसा हो जाएगा, बता भी सकता हूं मैं फोटो यहाँ पे, इमेजिन कीजिए।
तो लिखिए वेटनेस ऑफ सोइल, एज वेटनेस ऑफ सोइल इंक्रीजेज, एज वेटनेस ऑफ सोइल इंक्रीजेज, albedo will be decreases. As wetness of soil increases, albedo will be decrease. दोनों बातें समझ में आ गई, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, पक्का ना? और इसीलिए एल्बिडो कम होने की वजह से जो ब्लैक सरफेस होती है वो जल्दी गर्म होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि सारा एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ छोड़ा, और लाइट सरफेस कभी गर्म ज्यादा नहीं, क्योंकि उसने सारा छोड़ दिया, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। देखिए हीट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, आईसीआर के लिए ओजीपी एलिजिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। आईसीआर के लिए आपकी ओजीपी होनी चाहिए 7.5 से अबव, ठीक है? हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 7.5 या 7.4, यदि आप ओबीसी शायद नहीं है, वह जनरल के साथ ही है, यदि आप ईडब्ल्यूएस शायद जनरल के साथ ही है, एससी एसटी एमबीसी इस कैटेगरी में है तो आपकी 6.5 समथिंग कुछ है, और उसके साथ ही कुछ रिलैक्सेशन और है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बुलेटिन, लेकिन शायद 6.5 या 7.5 दोनों, 6.5, ओके 6.5 से अब होना चाहिए। और दूसरा बात, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 अक्टूबर को होगी क्या, ये मैं नहीं बता सकता, ये हरिप्रसाद भी नहीं बता सकता। हरिप्रसाद को जानते हो? हरिप्रसाद शर्मा, चौरसियानी, हरिप्रसाद शर्मा आपके पूर्व में बोर्ड के अध्यक्ष थे, आरपीएससी बोर्ड के, और वो उन्होंने अभी इस्तीफा दिया, मंजूर नहीं हुआ है, और वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो हट गए और नया आ गया तो हो जाएगी, वो हट गए और नया नहीं आया तो नहीं होगी, और वो हट गए या हट ही नहीं पाए तो भी नहीं होगी, समझ रहे हो? क्योंकि वो हो रहे 1 अक्टूबर को रिटायर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, हाँ प्राकृतिक रूप से उनका रिटायरमेंट है 1 अक्टूबर को। वो चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो जाए, इसलिए वो जुलाई में दे दिया इस्तीफा, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, ले नहीं रही है इस्तीफा। और हरिप्रसाद शर्मा चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मैं मतलब वो, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन में खड़े हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़ रहे हैं बोर्ड के पद, ताकि वो अपने इलेक्शन पे ध्यान दें, बहुत जल्दी आने वाला है जनवरी में, ठीक है? तो ये अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आई थिंक तैयारी करने में फायदा है, छोड़ने में फायदा नहीं। हीट ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकती है, तो इसके आपके 3 मैकेनिज्म है। कितने मैकेनिज्म है? एक है आपका कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। ये होता है सॉलिड में, ये होता है आपका लिक्विड एंड गैसेज में, और ये होता है विदाउट मीडियम। समझिएगा, चिमटा पकड़ रखा है, एक सिरे से गर्म हुआ, दूसरा सिरा भी गर्म हो गया, क्या चिमटे का आगे वाला हिस्सा मुड़ के आपके चपेट मारी क्या? नहीं। इसका मतलब जो सबस्टेंस है वो फिक्स है, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शन से हीट आपस में आगे बढ़ रही है। वो एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी सीरीज, और लास्ट तक गर्म हो गया। तो इसके अंदर सबस्टेंस मूव, बट उसके सबस्टेंस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर एक दूसरे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसका मतलब कंडक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, कंडक्शन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यदि बीच में से ब्रेक हो गया, चिमटा पकड़ रखा है, बीच में से टूट रखा है आगे, और वो गर्म हो रहा है, फिर अपना हाथ गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मॉलिक्यूल मोशन होगा। सॉलिड्स में कन्वेक्शन, जैसलमेर में गर्म हवाएं चल रही है, जोधपुर तक पहुंच सकती है, क्यों? क्योंकि जो हवा है वो हवा खुद मूव होगी। अच्छा, आप देखते होंगे कि जब कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ता है, अच्छा अब आप एसी बंद कर दे और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो धीरे धीरे अपना रूम भी क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवाएं कहाँ आएगी? अंदर आए। इसका मतलब जहां सबस्टेंस खुद मूव करता है और फिर जाके किसी एक स्थान को गर्म कर रहा है, तो कन्वेक्शन। गर्म पानी
एक जगह से गिर के कहीं दूसरी जगह पे आ रहा है और वो गर्म कर रहा है तो कन्वेक्शन। तो इसमें गर्म करने के लिए सब्सटेंस खुद मूव करता है, वो ऐसे नहीं बोलता कि मॉलिक्यूल तू चला जा, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म नहीं करते, सब्सटेंस खुद मूव करता है तो कन्वेक्शन। आपने कंडक्शन तो देखा होगा ना, इंडक्शन वो जो होता है उसमें आप ऊपर रखेंगे तो गर्म नहीं होगा, आप टच करेंगे तो क्या होगा, गर्म। तो इसके मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तब जाके गर्म हो रहा है। कन्वेक्शन में खुद मॉलिक्यूल जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, गर्म। रेडियस में कोई जाएगा आएगा नहीं, सिर्फ लाइट ट्रांसमिट होगी, और जहां जितना गर्म है, जैसे लाइट, सनलाइट जहां जितनी गर्म है वो गर्मी फेंकेगी थ्रू द रेडिएशन। ओके, लिख लीजिए तीनों। तो यदि क्वेश्चन आ जाए, हीट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन सॉलिड्स कंडक्शन, इन लिक्विड कन्वेक्शन, इन गैसेज कन्वेक्शन, विदाउट एनी मीडियम रेडिएशन। समय हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही की क्लास में 1 घंटे और पढ़ा दूं।